हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज अपने एक नए टॉपिक की तरफ, जिस जो केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। केमिस्ट्री में बेसिक टॉपिक दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर तुमको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो तुम्हारा केमिस्ट्री का फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल वीक रहेगा, आगे तुमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और जब केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, कि जब कोई समझ में नहीं आती है चीज़, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है और धीरे धीरे तुम क्या करोगे कि केमिस्ट्री से दूर भागने लगोगे और आगे चल के यही तो तुम्हारी केमिस्ट्री है, ये सबसे वीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यार केमिस्ट्री अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो केमिस्ट्री का बिल्कुल पहले बेसिक जो होता है वो पता होना चाहिए कि क्या होता है बेसिक, कहाँ से केमिस्ट्री चलती है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो केमिस्ट्री का बेसिक होता है, केमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है कि केमिस्ट्री का बेसिक होता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे एटम्स क्या होते हैं, जैसे एटम्स के भी सब पार्टिकल होते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या कह लूँगा कि एटम्स के बारे में देखेंगे, एटम्स के बारे में देखने के बाद सब पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, सब पार्टिकल्स देखने के बाद कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में देखेंगे, एलिमेंट के बाद कंपाउंड के बारे में देखेंगे, कंपाउंड के बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें जो बीच की जो चीज़ें हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स क्या होता है, मिश्रण, मिश्रण के भी दो पार्ट होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये चीज़ हम लोग कवर यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जब नाइन्थ का एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक चैप्टर आएगा, ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक, जो सबके लिए कॉमन हो। तो जब हम लोग मिश्रण और में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में देखेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में देखेंगे, तो वो नाइन्थ का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ इतना ज़रूर, हाँ इतना बेसिक से बता दूंगा कि जिससे तुम सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे आसानी से। कनेक्ट करने के बाद तुमको ये नहीं लगेगा कि बीच में कुछ छोटा छोटा सा रह रहा है। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना लेट किए हुए। तो बेसिकली आज हम लोगों को देखना क्या है कि आज हम लोग देखते हैं कि अपने पास जो केमिस्ट्री के फाउंडेशन होता है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि धीरे धीरे करके डिस्कवरी होती रहती है। जैसे एक धीरे धीरे करके एक इंसान डायरेक्ट, जैसे हम लोगों का क्या था कि हम लोगों के उसमें एक कास्ट में, एक सिविलाइजेशन में हम लोगों का उसमें क्या था कि सबसे पहले कौन थे, आए आदिमानव आए। आदिमानव ने जैसे आग जलाना सीखा, तो आग जलाना कैसे सीखा, पत्थर से सीखा। धीरे धीरे तरह तरह की चीज़ें डेवलप हुई, इसके बाद नए तरीके के इन्वेंट हुए। इसके बाद आज हम लोग कितना एडवांस हो गए हैं कि आग, मतलब जब खाना बनाने के लिए आदिवासियों ने आग लगाना सीखा था, वो आज हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि ओवन वगैरह में या इंडक्शन वगैरह में बिना आग लगाए ही खाना पक जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें करके टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है और समय के साथ साथ जब चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो आगे तुम्हारे मतलब प्रोग्रेस होती चली जाती है। तो वही चीज़ें हैं कि साइंस में भी, केमिस्ट्री में भी धीरे धीरे करके चीज़ें इवॉल्व हुई और जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई वैसे वैसे डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली एक टॉमसन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या है नाम दिया कि उन्होंने कहा कि जो बेसिकली उन्होंने एक मॉडल दिया, तरबूज मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद रदरफोर्ड आए, फिर इसके बाद बोरबरी आए, फिर इसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती गई। तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाने वाले। आज मैं जो बेसिक है, वो जो मुझे बेसिक बताना है वो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ से हुआ क्या कि जब सबसे पहले जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है, परमाणु का होता है। परमाणु, जिसको इंग्लिश में नाम देते हैं, और यहाँ से हम लोग इंग्लिश में भी देखते हुए चलेंगे जिससे ताकि आसानी हो आगे चल के। इसको नाम देते हैं एटम्स के बारे में, ये चीज़। तो देखो अब एटम्स के भी तीन सब पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये चीज़ होती है। अब होता क्या है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो P प्लस का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E से, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N से।
इसके ऊपर जो चार्ज होता है प्लस का होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस का होता है। इस ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी खोजकर्ता के बारे में पढ़ूं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो, न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, इसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, जैसे देखो होता क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज तो बिल्कुल श्योर है, लेकिन अगर हम लोग देखें प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दो में कन्फ्यूजन होता है। अगर कहीं तुमको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों देखने को मिल रहे हैं तो गोल्डस्टीन टिक करना होता है। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। ठीक, होता क्या है कि अब हम लोग वो चीज़ें अभी नहीं देखेंगे। तो प्रोटॉन में क्या होता है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है। ये चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ का कूलाम का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, नो चार्ज। ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तुम्हारा बेसिक होता है। अब अगर इतनी चीज़ें पता हैं तुमको, तो यहाँ से मैं चलता हूँ आगे। हम लोग पढ़ते हैं एटम्स। जब एटम्स कंबाइन किए तो क्या बनाए, इलेमेंट बनाए। क्या बनाए, इलेमेंट बनाए। इलेमेंट को हिंदी में नाम देते हैं तत्व, इलेमेंट्स। अब इलेमेंट्स में क्या होता है कि बेसिकली तुमको इतना पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 30 एलिमेंट या 1 से लेकर के 20 एलिमेंट तो पता ही होने चाहिए। तो मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना। जैसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, और इसके बाद प्रतीक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ऐसे सीरियल से याद करना होता है। सीरियल से याद करोगे, आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे तो तुमको उसमें आसानी होगी। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अब यहाँ से करते हैं। परमाणु क्रमांक 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले 10 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है इसका। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक जिसका होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन। 2 जो होता है एटॉमिक नंबर, उसका नाम होता है हीलियम। 3 वाले का नाम होता है लिथियम। 4 वाले का नाम होता है बेरिलियम। 5 वाले का नाम होता है बोरान। 6 वाले का नाम होता है कार्बन। 7 वाले का नाम होता है नाइट्रोजन, और 8 वाले का नाम होता है ऑक्सीजन। 9 वाले का नाम होता है फ्लोरीन। ठीक है, अब जो इसमें 10वां आता है उसका नाम होता है नियान। ठीक है, इसके बाद जो 11वां आता है उसका नाम होता है, जिसका परमाणु एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आगे करके अभी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 11वां होता है उसका नाम होता है सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 21वां होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
23, एटॉमिक नंबर 23। क्रोमियम 24 होता है, क्रोमियम 24 होता है। 25 जो होता है वो क्या होता है, अब इसको मैं ट्रिक से याद कर लेता हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे 25 क्या होता है, मैग्नीज होता है। मांगे फीस, फेरस, ठीक है। आगे होता है 27, 28, 29, 30। 27 क्या होता है, कोई, कोबाल्ट, कोई नहीं, निकिल, कुछ, कापर, जाने, जिंक। देखो कोबाल्ट में क्या होता है इसका, अब देखो यहाँ से सिंबल लिखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन मेजर क्या होता है, जो मेजरली जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं कि उस, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पहला लेटर एच, ये सिंबल होता है मेजर। तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे। हीलियम का क्या होता है, एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी ई, बोरान बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ। ये देखो सब मेजर पहले ही वाले आ रहे हैं। नियान यानी यहाँ पे 2 आ गए, चूंकि यहाँ पे 2 कैसे यूज कर लिया, चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एन था ना, तो एक नाइट्रोजन का एन यूज हो चुका है, तो दूसरे वाले का ऐसे कन्फ्यूजन ना आ जाए, तो इस वजह से एन यूज कर देते हैं, ठीक है। सोडियम, अब देखो सोडियम का एन होता है, लेकिन यहाँ पे यस यस होना चाहिए या यस ओ होना चाहिए, लेकिन सोडियम का एन क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो एन से स्टार्ट होता है। मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वैनेडियम V। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्रोमियम में क्या आता है, Cr आता है, मैग्नीज Mn होता है, फेरस में Fe होता है। इसके बाद कोबाल्ट CO, निकिल Ni, कापर Cu, जिंक Zn होता है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं तो लाइट नहीं लगेगी, ठीक है। तो जिंक, इतनी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो मैंने एटॉमिक नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 30 तक। इसके बाद एलिमेंट के नेम लिखे, ये आप नोट कर लो यहीं पे। हाइड्रोजन H, सिंबल जो होता है वो हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान यानी सोडियम Na, ठीक है, डेड डेस्ट जिंक तक, ठीक है। इतने याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें अगर याद हैं तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री। तो इतनी चीज़ें ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि ये एलिमेंट है। हमने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं, ये हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। जो परमाणु एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट, अब परमाणु के ही 3 सब पार्टिकल होते हैं, सब एटम्स होते हैं, जिसको नाम देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि जो परमाणु, ठीक है, अब ये एलिमेंट में, अब आगे इसमें चलते हैं। देखो परमाणु से ही मिलके एलिमेंट बना है, और परमाणु के 3 सब पार्टिकल होते हैं, 3 सब एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहीं ना कहीं जो एलिमेंट है वो भी इन तीनों से रिलेट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जो एलिमेंट होते हैं उनमें अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, जैसे सपोज करूं मैंने क्या किया कि सबसे पहली बात तो ये एटॉमिक नंबर, ये जो परमाणु क्रमांक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, परमाणु क्रमांक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये पहले देखते हैं। परमाणु क्रमांक का इंपॉर्टेंस, देखो परमाणु क्रमांक होता क्या है कि वो तो सीरियल बताता है, लेकिन परमाणु क्रमांक का वैसे क्या इंपॉर्टेंट है याद करने को। पीरियोडिक टेबल में अगर तुम उठा के देखोगे, जो जिसमें क्या होते हैं सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, उसमें तुम देखोगे तो उसमें ऐसे नहीं दिए गए,
उसमें ग्रुप बने हैं, उसमें पीरियड बने हैं, ग्रुप के लॉन्ग क्या है, पीरियड के लॉन्ग क्या है, डेट मीन्स ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद करने को हम ग्रुप के लॉन्ग याद कर लेते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, हेलिना कौरव से फरियाद, बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी, ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम परमाणु क्रमांक याद कर रहे होते हैं, जैसे हमने बोला 11 एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमने नाम लिया 11 का, ठीक है, 11 में क्या होता है, सोडियम, हमने देखा कि सोडियम होता है, इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है, ये हमने देखा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो परमाणु क्रमांक है ये क्या क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। हाँ, लेकिन जो एलिमेंट होता है वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। ठीक है, इसमें ये और क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। कैसे बताता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का क्या नाम देते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है। अब देखो एटॉमिक नंबर, लेकिन ये कंडीशन ये एक प्रकार की कंडीशन बन गई आगे, मतलब कंडीशन का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि सोडियम है, यानी सोडियम, तो सोडियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि सोडियम कैटायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, तो ये बराबर नहीं होंगे, चूंकि सोडियम प्लस जो होता है वो आगे चल के बताऊंगा कि प्लस चार्ज कैसे आता है, माइनस चार्ज कैसे आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक बात सुन लो कि ये क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए, कम हो गए, किसके अपेक्षा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अपेक्षा। ठीक है, तो ये इसमें एक कंडीशन लग गई कि जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है फॉर एनी न्यूट्रल एलिमेंट। ये चीज फॉर एनी न्यूट्रल एलिमेंट के लिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर तुम किसी कैटायन वगैरह का केस ले रहे हो, एनायन वगैरह का केस ले रहे हो, तो उसके लिए एक अलग कंडीशन बना के लिख देते हैं, फॉर कैटायन और एनायन। तो उस केस में जो एटॉमिक नंबर होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। लेकिन ये बराबर किसके नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात याद रखना। ठीक, ये चीज इतनी याद रखनी है। अब इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं, इनका मतलब लॉजिक क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो मैंने ये बोला कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जब 11 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, ये बात समझे। लेकिन ये रहते कहाँ पे हैं, तो जैसे मैं एक बात बताऊं, अब होता क्या है, यहां से हम लोग देखते हैं कि इनकी पोजीशन ऑफ सब पार्टिकल, पोजीशन ऑफ सब पार्टिकल के बारे में देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ सब पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये प्रोटॉन रहा, ये न्यूट्रॉन रहा, ये चीजें होती हैं। तो इनके बारे में देखते हैं।
तो अब देखना क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये एटम्स है, ये क्या है, ये टोटल क्या है, कॉम्बिनेशन एटम्स का है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर वाला जो सर्किल है, ये क्या होता है, इसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं। किसका? न्यूक्लियस का। और ये जो नाम दिया जाता है, ये क्या होती है, ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऑर्बिट्स में क्या कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जस्ट उसी तरीके सोचो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में एक कमरा है, वो तुम्हारा घर बना है, घर में क्या है कि बिल्कुल सेंटर में एक कमरा है, उसमें क्या कौन कौन रहता है, मम्मी और पापा रहते हैं। प्रोटॉन पापा मान लो, न्यूट्रॉन मम्मी मान लो, एग्जाम्पल के उसमें। ठीक है। और तुम लोग क्या हो कि तुम लोग मम्मी पापा कमरा है, उसके बाहर जो कमरे बने हैं उसमें तुम लोग रह रहे हो। ठीक है। मतलब तुम रह रहे हो एक कमरे में, तुम्हारे भाई बहन रह रहे हैं दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में बहन रह रही, चौथे कमरे में और भाई रह रहे हैं, मतलब ऐसे करके हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि घर के बीच में एक सेंटर है, उसमें एक कमरा बना है, कमरे में उसमें पापा और मम्मी रह रहे थे। पापा और मम्मी जस्ट लाइक न्यूक्लियस, जो कमरा बना है वो न्यूक्लियस हो गया, पापा मम्मी क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। और इसमें क्या होता है, जो बाहर वाली कक्षाओं में तुम रह रहे हो, जस्ट लाइक वो क्या होता है, ऑर्बिट्स होती हैं और उनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे समझ लिया। ठीक है। अब होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा मूव करता रहता है। ठीक है। जब लेकिन जब कहीं कहीं हम देखते हैं कि आगे तुम चल के पढ़ोगे कि नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो मेटल्स का केस होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं कि फ्री होते हैं। ठीक है। मतलब मेटल्स के केस में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और नॉन मेटल्स के केस में वो इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है कि आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाएगा, और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूम रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे अब हमने देखा कि 11 सोडियम के केस का, मैं सोडियम का केस लेके चलता हूँ। तो सोडियम के केस में क्या होता है कि 11 प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाद 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन कहाँ से निकल के आएंगे, कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये कैसे पता चलेगा। तो हमको न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होती है, एटॉमिक मास के बराबर होती है। तो एटॉमिक मास क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होती है। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे इतनी बात आई थिंक पता चल गई होगी। मैंने यहाँ पे पिछले वाले पेज में भी रिवीजन करा दूंगा बाद में। तो मैंने देखा कि एटॉमिक मास जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मैं जैसे एग्जांपल के रूप में सोडियम का केस लेता हूँ। एग्जांपल के केस में क्या करते हैं, सोडियम का केस लेते हैं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। हमको पता है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 11 क्या होंगे, प्रोटॉन पाए जाएंगे। लेकिन इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है, 23 होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। अगर ये एटॉमिक मास 23 है, तो अब यहाँ से क्या होता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू, हमको एक फार्मूला पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ से हमको पता है एटॉमिक मास कितना है, 23 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, क्योंकि वहाँ से मिल गया ये, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको n से लिख देते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमको, तो ये 11 इधर आ जाएगा। जब उसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आया, 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। डेट मीन्स सोडियम के अंदर, अब हमको तीनों चीज़ें पता चल गई। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें पता चल गई। अब अगर हम इसका अरेंजमेंट स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे कि यहाँ से क्या होगा कि एक एटम्स बना होगा। एटम्स में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या, इसके बाद उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बनी होंगी। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या रहेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। हमको ये पता है कि प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन रहेगा, 11 प्रोटॉन रहेंगे और 12 न्यूट्रॉन रहेंगे, ये पता चल गया हमको, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद आगे जो ऑर्बिट्स होंगे उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये गेम आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमते रहते हैं तो क्या एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक ही ऑर्बिट में हम सारे इलेक्ट्रॉन सेट करने पहुंचेंगे तो मान लो अभी 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो सेट हो जाएगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन सेट हो जाएगा। जैसे जैसे हम 3 में जाएंगे तो 3 में क्या होगा, चीज़ें कंजस्टेड हो जाएंगी। और तुम न्यूक्लियस के पास हो, चीज़ें कंजस्टेड हो गई, तो वहाँ पे एटम्स का जो मॉडल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स ऑर्डर होता है कि किस ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बगल वाली ऑर्बिट में कितने जाएंगे, उसके बगल वाली ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर कैसे निकल के आता है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि अब उसी में क्या आता है, धीरे धीरे हम लोग एंट्री मार रहे हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ धीरे धीरे एंट्री मारने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह तुम क्या रख सकते हो, एटॉमिक नंबर रख सकते हो। अगर तुमने नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर भी रख दिया तो भी बात बराबर ही है। तो यहाँ से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रख सकते, वो एटॉमिक नंबर रख सकते हो। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग एंट्री मार रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अंदर धीरे धीरे करके एंट्री मारते जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो वे में डिफाइन किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो साइंटिस्ट ने दिया था, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे आप बाउ की हो सकता है स्पेलिंग देख लेना, आप बाउ। दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, बोहर बरी प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल और बोहर बरी प्रिंसिपल। ये दो तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। अब आप बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, बोर बरी प्रिंसिपल में क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आज आप बाउ वाला प्रिंसिपल ख़त्म कर देंगे, हाँ हो जाए, ख़त्म कर देंगे, चाहे जितना बड़ा लेक्चर बन जाए, अभी हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। तो बोर बरी प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बोर बरी प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। बोर बरी जो प्रिंसिपल था वो उतना ज़्यादा वैलिड नहीं होता, एक समझने के लिए तुमको बेस दे देता है, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रिंसिपल था वो आप बाउ प्रिंसिपल था, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्बिट्स में, ठीक है। उसमें आगे चल के अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन बोर बरी वाले प्रिंसिपल में उतनी कुछ खास चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन फिर भी देखो हम लोगों ने बोर बरी प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली
4-5 तरीके के ऑर्बिट्स बनाते हैं जिनके हम लोग नाम रखते हैं। जैसे एक का नाम रखा हमने के, एल, एम, एन। आगे बात यहाँ पे आती है कि जैसे हमको क्या करना होता है कि के में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एम में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एन में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारे अभी दिमाग में चल रहा होगा कि ये नाम किसके हैं, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब अगर तुमने के किसका नाम होता है, अगर देखो आगे तुम पढ़ोगे क्वांटम नंबर्स पढ़ोगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में तुमको अभी कुछ पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता होगा। तो आगे जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होती है स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन तुमको कुछ नहीं देखना है, तुमको सिर्फ इतना देखना है कि के अगर के ऑर्बिट है तो उसका मतलब है कि उसका नाम क्या होगा, n=1। कहने का मतलब है कि पहली ऑर्बिट का नाम क्या होता है, के होता है। दूसरी ऑर्बिट का नाम क्या होता है, एल होता है। तीसरी ऑर्बिट का नाम क्या देते हैं हम लोग, एम देते हैं। चौथी ऑर्बिट का नाम क्या देते हैं हम लोग, एन देते हैं। ठीक है, तो के क्या होता है, पहली ऑर्बिट का नाम होता है। एल क्या होता है, दूसरी ऑर्बिट का नाम होता है। एम क्या होता है, तीसरी ऑर्बिट का नाम होता है। एन क्या होता है, चौथी ऑर्बिट का नाम होता है। इसको इससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, सोडियम था। ठीक है, मैं और ऑर्बिट बनाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग स्केच से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जैसे एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये अब यहाँ से देखना, ये क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गए, ये क्या हो गई, पहली ऑर्बिट हो गई। तो इसको नाम दिया गया n=1। अगर ये n=1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। दिख रहा होगा आई थिंक। अगर इसको मैंने उठाया, ये इस चीज को n= ये क्या हो गया, दूसरी ऑर्बिट हो गई, तो इसका नाम क्या दे दिया जाएगा, एल दे दिया गया। एक प्रकार का नामकरण है। अगर ये n=3 है, 3 है, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, एम दे दिया गया। और n=4 है तो इसका नाम क्या दे दिया गया, एल दे दिया गया, सॉरी एन दे दिया गया। अगर n=5 होता तो ओ कर देते, ऐसे ही करके नाम रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो के बराबर, अब पता चली कि कैसे क्या होता है। अब देख, तो अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम कैसे होता है, कि कौन सी ऑर्बिट्स में, जो मतलब के, एल, एम, एन है, उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पता करते हैं। तो वो पता किससे करते हैं, तो उसमें एक फार्मूला होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। फार्मूला होता है 2n², 2n², ये फार्मूला होता है 2n²। जहां पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे डेट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, इस फार्मूले से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ कि कैसे कैसे होती हैं चीजें, तो n बराबर, अगर तुम यहां से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा। अगर तुमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली, तो जब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। कितना निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आएगा, 2 आया। यहाँ से जब n = 2 डालोगे तो कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 × 2 = 8 होता है। n बराबर क्या किया, 3 डाला तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2। 3 का स्क्वायर किया तो कितना होता है, 9, और 9 × 2 = 18 होता है। n बराबर क्या किया, 4। n बराबर क्या किया, 4 किया। इसके बाद 2, n की जगह 4 डाला, 4 का स्क्वायर किया, कितना होता है, 32 होता है। डेट मीन्स यहाँ पे ये जो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये वही n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 है। तो इनके नाम क्या थे, के थे, एल थे, एम थे, एन थे। तो अगर मैं इनके नाम के, एल, एम थे तो इनको भी के, एल, एम, एन बोल सकता हूँ।
ये KLMN, इनको भी बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, बात समझे। अब आगे देखो, इतनी चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, मतलब कहने का कि पहली ऑर्बिट जिसका नाम हमने के रखा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। दूसरी ऑर्बिट जिसका नाम हमने एल रखा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। तीसरी ऑर्बिट जिसका नाम हमने एम रखा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। चौथी ऑर्बिट जिसका नाम हमने एन रखा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब आगे जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है, कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने देखा, अब हमको क्या करना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है। जैसे ये मैंने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किए। ठीक है, अब हमको 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। हमको पता है कि n बराबर 1 में कहाँ फिल करोगे, इन ऑर्बिट्स में फिल करोगे। पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, इनमें पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, इनमें फिल करना होता है। तो जब इनमें फिल करना होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको कैसे फिल करोगे, तो n बराबर 1 में पहले कुछ डालोगे, इस वाली ऑर्बिट में कुछ डालोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डालोगे। जब इसमें फिल हो जाएंगे, इसमें जो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आगे वाली में जाओगे, इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे। n बराबर 1 ऐसे ही करके n बराबर 2 में कुछ इलेक्ट्रॉन डालोगे, n बराबर 3 में कुछ इलेक्ट्रॉन डालोगे, n बराबर 4 में कुछ इलेक्ट्रॉन डालोगे। ये चीज़ें करोगे। तो जब तुम n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन डालने गए तो n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, n बराबर 1 में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। और हैं कितने तुम्हारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तुम्हारे पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। ठीक है, फिल कर दोगे, कर दिया। अब तुमको पता है, अब तुम्हारे पास अभी बचे कितने, 2 तुमने इसमें फिल कर दिए, बचे कितने, 9 बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब तुमको पता है तुम्हारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तुमको पता है कि दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो तुमने क्या किया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 9 नहीं फिल कर सकते दूसरी कक्षा में, क्योंकि 9 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे 8 दिया है ना, तो यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तीसरी कक्षा में फिल कितने करोगे, जितने बचे हैं उतने करोगे। बचे कितने, यहाँ पे तुमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन तुमने फिल कर दिए, ये फिल कर दिए, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल दो, इसमें डाल दोगे। तो कहने का मतलब है कि n बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं। n बराबर जो 1 ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने जब गए तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे बना दिया, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरे उसमें जब जाओगे तो उसमें कितने डालोगे, 8 डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, हो गया। तो ये होता है सोडियम का सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट में घूमते हैं उसका अरेंजमेंट होता है। बात समझ आई। और यहाँ पे जो तुमको समझ में तुमको लग रहा होगा कि ये n क्या होता है, तो n बेसिकली आगे चल के जब पढ़ोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं। अब आगे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, इसी में एक एग्जाम्पल और बताने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल जब और बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर मान लो तुमने ले लिया 5 वाला। 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है, बोरान का होता है। 5 एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरान का होता है। तो बोरान के केस में क्या करोगे, बोरान के केस में सबसे पहला काम तो क्या होता है, तुम्हारा एक न्यूक्लियस ड्रा करना होता है। न्यूक्लियस में क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन रहेंगे और 5 न्यूट्रॉन कितने रहेंगे। न्यूट्रॉन जब इसका तुम देखोगे तो इसका मास नंबर कितना होता है वो पहले पता करना होगा। तो जो इसका मास नंबर होता है, जैसे मैं बोरान का बात कर रहा हूँ, तो 8 ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होता है।
जैसे, लेकिन किसी किसी केस में डबल नहीं होता है। जैसे सोडियम के केस में क्या होता है कि 11 होता है उसका, लेकिन 23 होता है। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ऑलमोस्ट अगर डबल है तो 5 का कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन भी होंगे, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन एक बार इसको, जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन ही आएंगे, ऐसा देखो होता क्या है कि एटॉमिक मास जो अगर दिया होगा, जो मेजर एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन हो गया, जो यूज में आते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में यूज में आते हैं, तो उनका हम एटॉमिक मास याद करके चलते हैं। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसके बाद सोडियम का क्या होता है 23 होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है 24 होता है, ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, ठीक है। तो जो जो याद करके चलने होते हैं, जो बहुत यूज में आते हैं, कॉमन यूज में आते हैं, तो उनको हम याद कर लेते हैं। लेकिन बाकी जैसे प्रोटॉन बोरान का केस आया, तो बोरान का केस में क्या होता है कि उसको याद करके नहीं चलना होता, वो देते हैं ऑलमोस्ट कि दिया होगा तुमको कि नहीं, हाँ ये वाली चीज़ें, इसमें क्या होता है एटॉमिक मास इतना फिल करना है, ठीक है। तो इसमें मैं न्यूट्रॉन फिल कर दिए। अब हमको गेम आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने में। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को पता है कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैंने पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इतनी बात समझ में आई। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मुझे पता है कि दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें डाल दिए, तो बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन तुमने इसमें डाल दिए, काम खत्म। 5 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो चुके हैं। यहीं से हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरान का। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 3, ये चीज़ होती है बोरान का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरीके जैसे मैं सोडियम का लिख रहा था, तो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है, यहाँ कर लेते हैं, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है 2, पहली वाली ऑर्बिट में कितने डाले 2 डाले, दूसरी वाली ऑर्बिट में कितने डाले 8 डाले, तीसरी वाली ऑर्बिट में 1 डाले, ये होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे मान लो हम लोग क्या अगला एग्जांपल करते हैं, 12 नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 होता है। 24 अगर होता है एटॉमिक वेट, तो इसमें 12 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें पता हो गई। अब जब ये चीज़ें पता हो गई, तो अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात तो एक न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस बनाते हैं तो एक छोटा सा न्यूक्लियस बना दिए, जिसमें क्या किया, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन फिल कर दिए। अब इसमें क्या किया कि हमने इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले तो ऑर्बिट बना लेते हैं गोल गोल। सर्कुलर ऑर्बिट हम लोग कन्वेंशियल में चलते हैं, लेकिन आगे चल के सर्कुलर ऑर्बिट होती नहीं है, लेकिन हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट इसमें पढ़ते हैं। लेकिन जब आगे हम डीप में जाएंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा होता है, वो किसी ऑर्बिटल्स में घूम रहा होता है। ऑर्बिटल्स क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला कर्व वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बहुत आगे की बातें हैं, 11th की बातें हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुमको ये सीखना होता है कि सर्कुलर ऑर्बिट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में कितने 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहली वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तुमने 2 डाल दिए, तुम्हारे पास बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन बचे। दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो, तो 8 डाल दिया। 2 3 4 5 6 7 8 ये डाल दिए, ठीक है। इसके बाद तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, अभी कितने बचे 8 डाल दिए, दूसरी में 2 डाल दिए, पहली में, तीसरी में कितने 2 बचे। लेकिन डाल कितने सकते थे, 2 8 18 डाल सकते थे। लेकिन 18 जब डाल सकते थे, बट नहीं डालना यहाँ पे, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास, तो क्या डालोगे। तो हैं कितने 2, तो डाल दिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो मैग्नीशियम का कितना होता है 2 8 2, ये चीज़ होती है मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही करके तुमको करने हैं। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कुछ दे रहा हूँ, उनके करके लाने हैं, ठीक है। जैसे 1 से लेकर के 17 या 19 तक करके लाना, 18 तक करके लाना, कर लेना एक बार घर में, ठीक है। अगर ना आए, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से अगले आगे। अब आगे क्या होता है दूसरा, तो ये हो गया बोरवरी का प्रिंसिपल। तो इसमें बोरवरी के प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अब इसमें इसी से आगे हम लोग वैलेंसी पढ़ेंगे। जब वैलेंसी पढ़ेंगे तो वैलेंसी का मतलब होता है कि वो
फिर वैलेंसी से धीरे धीरे करके हम केमिकल बॉन्डिंग में इंटर करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कैसे मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बनाते हैं तो फिर इसके बाद धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल से क्या होता है कि कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड धीरे धीरे से करके ऐसे चीज़ें स्टेबलाइज होती रहती हैं और आगे चल के केमिस्ट्री चलती है। तो बेसिक क्या होता है कि सबसे पहली बात बेसिक होता है कि एलिमेंट पता करना। इसके बाद उसके आगे का बेसिक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम क्या कर सकते हो, वैलेंसी निकाल सकते हो। वैलेंसी निकालने से क्या होता है कि वैलेंसी निकालने से तुम केमिकल बॉन्डिंग में इंटर करते हो कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में इंटर करने से फिर तुम आगे कंपाउंड बनाना सीखते हो। कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ते हो। कंपाउंड की बॉन्डिंग पढ़ने के बाद तुम आगे धीरे धीरे केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हुए चले जाते हो। तो ये सबसे पहली बात ये चीज़ें होती। तो अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है? देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक तरीका होता है, ठीक है, लेकिन आई थिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। एक छोटा सा लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका है और 8 मिनट हो तो 50 मिनट का हो जाएगा, तो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे। तो आज मैं रिकैप करा देता हूँ एक बार पीछे से। तो रिकैप करने में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम लोगों ने परमाणु देखा। परमाणु के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में क्या होता है कि इतने का चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन आता है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों में, तो गोल्डस्टीन टिक करके आना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? टॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने की थी, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि जब पर एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं? एलिमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। अब आगे होता क्या है कि एलिमेंट्स बनने से आगे जब चीज़ें पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स के भी 3 सब पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एलिमेंट लिख दिए हैं 1 से लेकर के 30 तक। इतने एलिमेंट तो आपको आने चाहिए, याद करने चाहिए। एक बार स्क्रीन के सामने इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये इनको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट करने के बाद इधर वाले ये भी नोट कर लेना और इसको लर्न कर लेना, ऐसे सीरियल से लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परमाणु क्रमांक जो होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और फार कैट ये न्यूट्रल एटम होता है, एनी न्यूट्रल एटम्स के केस में होता है। फार कैटाना और एनायन के केस में क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के एक्चुअली बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ सब पार्टिकल। पोजीशन ऑफ सब पार्टिकल्स में हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने आगे अभी मैं बता रहा था कि जैसे सपोज करो एक घर बना है, उसमें क्या है, सेंटर में एक कमरा बना है जिसमें मम्मी पापा लोग रहते हैं। इसके बाद आगे क्या है कि जो अदर कमरे बने होते हैं, जो बाहर की तरफ कमरे बने होते हैं, उसमें क्या रहे, तुम लोग रहते हो। तो वो क्या होते हैं, जो जहाँ तुम लोग रह रहे होते हो वो क्या होते हैं कि आर्बिट्स होते हैं। उन कमरों का क्या नाम दिया जाता है? आर्बिट्स नाम दिया जाता है। तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाम हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस वाले कमरे को क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियस ही नाम दिया जाता है, ठीक है। जो सेंटर में कमरा बना होता है उसका न्यूक्लियस ही नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आगे एटॉमिक मास के बारे में हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा ये चीज़ सोडियम, ठीक है। सोडियम के बारे में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। दैट्स मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 2 तरीके के प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके के देखे, अबाव प्रिंसिपल, बोरबरी प्रिंसिपल। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना सिखा दिया था ऑर्बिट्स में। फिर धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन किस में कितने आ सकते हैं वो हमने देखा। फिर आगे चल के हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी के प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अबाव का प्रिंसिपल क्या होता है। अबाव के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए अपना काम करना, इसके बाद आगे धीरे धीरे चीज़ें करना। जो ना आए कमेंट करके पूछ लेना एक बार कमेंट सेक्शन में जाके, और पढ़ाई करते रहना। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।